वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज बीट्स। आज आपका टॉपिक है बीट्स। बीट्स क्या है? एक म्यूजिकल साउंड है। लास्ट टॉपिक है हमारे पास ऑसिलेशन एंड वेव्स का। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बीट्स क्या है? एक म्यूजिकल साउंड है। इसमें हमारे पास दो साउंड वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, नियरली हम कहेंगे इक्वल फ्रीक्वेंसीज के हमारे पास दो साउंड वेव्स होती हैं। जब वो दो साउंड वेव सुपरइम्पोज करती हैं तो बीट बनता है, एक म्यूजिकल साउंड बनती है। तो उसी को क्या कहा जाता है? बीट कहा जाता है। जो यहां पर लिखा है मैंने, यहां पर देखिए लिखा हुआ है, द फिनोमेना ऑफ रेगुलर चेंज in the intensity of sound with time when two sound waves of nearly equal frequencies superimpose with each other is called beats. Time interval between two successive beats called beat period and number of beats per second is known as beat frequency. तो देखिए हमारे पास यहाँ पर आपको मैंने बोर्ड पर दिखाया है, यहाँ पर हमारे पास दो साउंड वेव्स हैं। साउंड वेव्स यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं हमारे पास। एक ये साउंड वेव है और दूसरी ये साउंड वेव है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप 1 2 3 4, ये हमारे पास एक साउंड वेव है। इसमें ये हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी है? 4 फ्रीक्वेंसी, हम कहेंगे 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब यहाँ पर 1 सेकंड्स में कितनी हमारे पास ये वेव्स बन रही है। इसका एक क्रस्ट और एक ट्रफ, ये एक वेव हुई, ये दूसरी वेव, और ये तीसरी वेव क्रस्ट और ट्रफ, और ये चौथी वेव। तो एक साउंड वेव है हमारे पास और इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद दूसरी साउंड वेव हमारे पास, इसमें हमारे पास ये 7 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, इसमें 7 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। ये हमारे पास साउंड वेव है, इसमें हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी है? 7 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। इसमें देखोगे आप 7 साइकिल्स होंगे पर सेकंड। देखिए हमारे पास इस साउंड वेव से हमारे पास कितनी वेव्स निकल रही हैं? एक सेकंड में 7 साइकिल्स निकलते हैं, एक सेकंड में 7 वेव्स निकलती हैं, तभी जाकर हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी, इस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7 हर्ट्ज है। देखिए ये हमारे पास यहां तक हमारे पास 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, 5 वेव, 6 वेव और 7 वेव। एक वेव में एक क्रस्ट और एक ट्रफ होता है। तो जब हमारे पास ये दो साउंड वेव हैं, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की हैं। इसमें ये हमारे पास इसमें 4 फ्रीक्वेंसीज हैं और इसमें हमारे पास कितनी है? 7 फ्रीक्वेंसीज हैं, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की। जब ये सुपरइम्पोज करेंगी तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेव बनेगी। इसको रिजल्टेंट वेव कहा जाता है। ये दोनों वेव्स मिलकर ये एक वेव हमारे पास बनेगी, जिसको क्या कहा जाता है? रिजल्टेंट वेव कहा जाता है। तो ये रिजल्टेंट वेव जब बनती है तो इसी को बीट कहा जाता है। इसमें देखिए हमारे पास रिजल्टेंट वेव कैसे बनती है। यहां पर देखिए हमारे पास पहले हमारे पास एम्पलीट्यूड बढ़ेगा बढ़ेगा, मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद एम्पलीट्यूड कम होते 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 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर से एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ते 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 मैक्सिमम हो जाएगा। फिर से हमारे पास एम्पलीट्यूड कम होते होते 0 हो जाएगा। फिर से एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा, और फिर एम्पलीट्यूड हमारे पास जो है वो आहिस्ता आहिस्ता 0 हो जाएगा। तो इस तरीके की वेव बनेगी जब हमारे पास रिजल्टेंट वेव बनेगी, जब ये हमारे पास दो वेव्स क्या करेंगी? सुपरइम्पोज करेंगी। इस तरीके का हम यहां पर देखेंगे। अभी हम दिखाऊंगा आपको मैं। ये हमारे पास क्या हुआ? डाउन डाउन डाउन, पहले बढ़ेगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंटेंसिटी साउंड की क्या हो जाएगी? वो 0 हो जाएगी। तो इस तरीके की हमारे पास जो है, इसको क्या कहा जाता है? बीट कहा जाता है। एक म्यूजिकल साउंड बनती है। यहां पर क्या हो जाती है? एक रेगुलर चेंज, हमारे पास साउंड की इंटेंसिटी में रेगुलर चेंज आएगी। बढ़ेगी पहले, उसके बाद कम होते होते 0 हो जाएगी, फिर बढ़ेगी, फिर 0 हो जाएगी। तो इस तरीके की जो हमारे पास साउंड होती है, इसको क्या कहा जाता है? एक म्यूजिकल साउंड कहा जाता है। अब ये जो हमारे पास, ये देखिए आपके पास ये बीट है हमारे पास, जिसमें एक मैक्सिमा और एक मिनिमा होता है। ये मैक्सिमम जहां पर हमारे पास एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये मिनिमा है। तो जिसमें एक मैक्सिमा और एक मिनिमा होता है, तो वो एक बीट होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 1 2 3 बीट्स हमारे पास बन रही हैं। अगर हम बोलेंगे नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड हमारे पास कितनी बनेगी, तो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड निकालने के लिए, जिसको हम बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास होती है, बीट फ्रीक्वेंसी हुआ आपके पास μ1 माइनस μ2 के इक्वल। तो अगर हम कहेंगे पहली हमारे पास साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7 है, और ये दूसरी साउंड वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 है। तो 7 में से 4 बाकी 3, ये आपके पास आ रहा है 3। तो यहां पर आपके पास जो है, आपके पास जो यहाँ पर 3 बीट्स आपको नजर आ रहे हैं। तो मैंने कैसे किया? हमारे पास जो है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7 माइनस इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4। तो μ1 माइनस μ2 किया, आपको 3 बीट्स आपको यहां पर नजर आ रही हैं। देखिए इसी को कहा जाता है बीट फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड वेव। तो ये हमारे पास होता है। अब देखिए यहां पर हमारे पास कब हमारे पास जो है साउंड की इंटेंसिटी, जहां हम कहेंगे एम्पलीट्यूड 0 होता है, जब ये दोनों वेव सुपरइम्पोज करेंगे, तो जब क्रस्ट पर फॉल करता है
और ट्रफ ट्रफ पर फॉल करता है तो एम्पलीट्यूड क्या करता है, बढ़ जाता है। जैसे ये क्रस्ट इसके क्रस्ट पर फॉल करेगा, या हम कहेंगे ये क्रस्ट इसके क्रस्ट पर फॉल करेगा और ये ट्रफ इसके ट्रफ पर फॉल करेगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये क्रस्ट है और ये हमारे पास दूसरी वेव का क्या है, ट्रफ है, जब क्रस्ट ट्रफ पर फॉल करता है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। तो यहां पर भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा और यहां पर भी आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। जहां पर एम्पलीट्यूड जीरो होता है, जहां पर साउंड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आपको विजुअलाइज भी कर लूंगा मैं, एक स्क्रीन पर आप देखोगे, स्क्रीन पर देखोगे आप अच्छे तरीके से, स्क्रीन पर यहां पर है, तो यहां पर भी हमारे पास एक आपको जो मिलेगी, एक आपके पास दो साउंड वेव्स मिलेंगी। दो साउंड वेव जब मिलकर हमारे पास एक रिजल्टेंट वेव बनेगी। रिजल्टेंट वेव हमारे पास कौन सी होगी, वो बीट्स वाली रिजल्टेंट वेव होगी। और उसमें देखोगे आप, जहां पर आपको क्रस्ट ट्रफ पर फॉल करता है तो वहां पर आपको एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और हम कहेंगे वहां पर इंटेंसिटी क्या है, साउंड इंटेंसिटी क्या है, जीरो है। और जहां पर आप देखोगे आप ट्रफ ट्रफ पर फॉल करता है और वहां पर आप देखोगे आप एम्पलीट्यूड जो है आपको जो है वो एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम आपको नजर आएगा जब क्रस्ट की एक वेव की क्रस्ट दूसरी वेव की क्रस्ट पर फॉल करेगा, या एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ पर फॉल करेगा, तो वहां पर आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नजर आएगा। तो इस पर इसको आप स्क्रीन पर आपने इसको देखा होगा। तो आप देखिए हमारे पास जो है, अब जब ये हमारे पास बनती हैं साउंड वेव्स बनती हैं, तो हम क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सोर्सेज हैं, दो साउंड वेव हैं, तो दो सोर्सेज होंगे। एक यहाँ पर सोर्स होगी जो साउंड को इमिट कर रही है, इस साउंड को इमिट कर रही है, 4 फ्रीक्वेंसी की साउंड को इमिट कर रही है, और दूसरी हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है 7 फ्रीक्वेंसी की, 7 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को इमिट कर रही है। दो साउंड वेव्स हमारे पास हैं। तो इस पहली साउंड वेव की इक्वेशन हम लिखेंगे, हम इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, यहां पर लिखेंगे हम y1 इज इक्वल टू, y1 आपके पास क्या आएगा, दैट इज r sin ओमेगा 1t। या आपके पास जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस साउंड वेव, इस साउंड वेव की डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है। तो देखिए हमारे पास, आपको पता ही है, यहां पर हमारे पास अगर ये वेव है हमारे पास, तो यहां पर पार्टिकल क्या होता है, जैसे हम कहेंगे पार्टिकल अब ओरिजिन पर ही है पहले, तो पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से फिर मीन, एक्सट्रीम से फिर मीन, मीन से फिर एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से फिर मीन, मीन से फिर एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से फिर मीन, एक साइकिल बन जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये वेव्स बनती है। तो ये मैंने एक साउंड वेव यहाँ पर रिप्रेजेंट की। तो देखिए एम्पलीट्यूड हमारे पास यहाँ पर आर है और ओमेगा 1 इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद दूसरी साउंड वेव हम ले लेंगे y2, दैट इज r sin ओमेगा 2t। ये आपके पास आ रहा है। देखिए हमारे पास ओमेगा 1 एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा 2 भी हमारे पास क्या है, ये भी आपके पास क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा एक स्टेप और करेंगे, तो y1 आपके पास किसी को आएगा r sin ओमेगा जो होता है वो 2 पाई म्यू के इक्वल होता है, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो ये किसको होता है, 2 पाई म्यू 1 के इक्वल होगा। अब हमारे पास इसको हमने एक स्टेप और किया। इसी तरीके से हम इसको करेंगे, हम y2 हमारे पास किसको आएगा, y2 किसको आएगा, r sin 2 पाई, ये ओमेगा 2 किसके इक्वल होगा, ये 2 पाई म्यू 2 के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास क्या है, हालांकि जो वेव इक्वेशन होती है हमारे पास, ये डिस्प्लेसमेंट होती है एक पार्टिकल्स की। जो पार्टिकल क्या करता है, डिस्प्लेस करता है फ्रॉम इट्स मीन पोजिशंस एट एनी टाइम टी, समझे आप। तो जिसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, म्यू 1, और दूसरी की फ्रीक्वेंसी क्या है, म्यू 2 है। इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे हम, इस इक्वेशन सेकंड ले लेंगे। जब ये दो हमारे पास दो वेव्स क्या करेंगी, सुपरिम्पोज करेंगी, जब ये दो वेव सुपरिम्पोज करेंगी तो एक रिजल्टेंट वेव मिलेगी। उस रिजल्टेंट वेव की नेट डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास होगी, जिसको हम नेट डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, वो किसके इक्वल होगा, वो y1 प्लस y2 के इक्वल होगा। क्योंकि आपको पता ही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं हम, तो नेट डिस्प्लेसमेंट किसकी होगी, y1 प्लस y2 के इक्वल होगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 किसके इक्वल है, दैट इज r sin 2 पाई म्यू 1t, और y2 किसके इक्वल है, ये y2 किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है r sin 2 पाई म्यू 2t। ये आपके पास आ रहा है। तो ये यहां पर आपके पास आ रहा है। यहां पर देखिए हमारे पास, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, r यहां पर भी है, r यहां पर भी है, r को कॉमन निकालेंगे हम, तो sin 2 पाई म्यू 1t आपके पास आ रहा है, प्लस sin 2 पाई म्यू 2t आपके पास यहां पर भी आ रहा है।
ये आपके पास आ रहा है। तो इसके बाद आपके पास जो है यहां पर आपके पास ये इस पूरे को आप ए मानो, आप साइन ए प्लस ये पूरा का पूरा साइन बी। तो साइन ए प्लस साइन बी जो हमारे पास किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस किसके इक्वल होता है, ट्वाइस कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ए ये पूरा का पूरा ए है, देखिए इस ए में 2 पाई इधर भी है 2 पाई इधर भी है, कॉमन निकालूंगा मैं, इधर μ1 है इधर μ2 है, तो a माइनस बी है, इसका मतलब μ1 माइनस μ2 आएगा। t इधर भी है t इधर भी है, कॉमन निकाला मैंने, तो ये आ गया आपके पास ट्वाइस कॉस a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो a में हमारे पास क्या है, 2 पाई इधर भी है 2 पाई इधर भी है, 2 पाई कॉमन निकाला मैंने, तो इधर क्या आएगा μ1 प्लस इधर क्या है μ2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। तो फार्मूला यूज किया मैंने, साइन ए ये पूरा का पूरा ए है प्लस ये पूरा का पूरा साइन ये पूरा का पूरा बी है। तो मैंने यहां पर सिंप्लीफाई किया, क्या किया मैंने, ट्वाइस कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। यहां पर एक स्टेप मैंने खा लिया, क्या किया मैंने कॉमन में निकाल लिया 2 पाई को, 2 पाई इधर भी है 2 पाई, क्योंकि बाद में मैंने कॉमन निकाला था, 2 पाई बाहर निकाला मैंने, और μ1 इधर है और माइनस μ2 इधर है डिवाइड बाई 2। इधर भी हमारे पास 2 पाई कॉमन निकाला, μ1 प्लस μ2 डिवाइड बाई 2। ये यहां पर मैंने क्या किया, ये कॉमन निकाला मैंने। अब देखिए कॉमन जब निकाला मैंने तो यहां पर आप देख सकते हो, आप ये 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास y इज इक्वल टू ये ट्वाइस आर ऐसे ही रहेगा, कॉस ऐसे ही रहेगा, पाई μ1 माइनस μ2 टी ऐसे ही रहेगा, और आगे हमारे पास क्या है, साइन पाई μ1 प्लस μ2 टी ऐसे ही रहेगा हमारे पास। ये यहां पर आपके पास आ रहा है, ये रिजल्टेंट वेव है, ये रिजल्टेंट वेव इक्वेशन है। रिजल्टेंट वेव इक्वेशन में हमारे पास ये नेट डिस्प्लेसमेंट है, जब हमारे पास दो वेव्स मिलेंगी तो रिजल्टेंट वेव की पार्टिकल्स की नेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आ रही है, ये आ रही है। इसमें ये पूरा का नेट डिस्प्लेसमेंट में ये पूरा का पूरा क्या होगा, रिजल्टेंट वेव का क्या होगा, ये एम्पलीट्यूड होगा। तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे, इस पूरे को क्या मानेंगे हम, एम्पलीट्यूड मानेंगे हम। तो y इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है, एम्पलीट्यूड के इक्वल है, ए आगे अब आपके पास क्या रहा, साइन पाई, ये पाई भी आपके पास आ रहा है, μ1 प्लस μ2 टी आपके पास आ रहा है। ये क्या है आपके पास, दिस इज द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव। ये हमारे पास नेट डिस्प्लेसमेंट है किसकी, रिजल्टेंट वेव की, इसकी। यहां पर हमारे पास कोई एक पार्टिकल होगा, उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, ए साइन पाई μ1 प्लस μ2 टी आपके पास आ रहा है। ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, ए क्या है आपके पास, एम्पलीट्यूड है। तो ये इसको हम ये भी कहेंगे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन भी आ गई हमारे पास। अब यहां पर देखिए हमारे पास, यहां पर आपके पास एम्पलीट्यूड्स क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, यहां पर मिनिमम, यहां पर मैक्सिमम, यहां पर मिनिमम। पहले हमारे पास एम्पलीट्यूड, आपको पता है एम्पलीट्यूड, पहला केस हमारे पास है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तब होगा जब हमारे पास ए, ये है ना एम्पलीट्यूड ये पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड है, 2r cos पाई μ1 माइनस μ2 t। इसका मतलब एम्पलीट्यूड आपका क्या है, एम्पलीट्यूड जो डिपेंड करता है वो किस पर पता है, cos थीटा पर डिपेंड करता है। थीटा आपके पास क्या है, ये पूरा का पूरा है, इसका मतलब cos μ1 माइनस μ2 t, cos पाई μ1 माइनस μ2 t, ये पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड है। क्योंकि इस पूरे की जगह पर आप देखिए 2r भी हमारे पास इसमें आता है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं हमें यहां पर लिखने की, क्योंकि cos थीटा पर एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है। तो देखिए cos थीटा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब cos थीटा की वैल्यू या तो +1 होगी या -1 होगी। जब इस पूरे की वैल्यू या तो +1 होगी या -1 होगी। अब cos थीटा की वैल्यू कब +1 या -1 होती है, कब +1 या -1 होती है। देखिए आपको मैं कहूंगा, मैं cos 0 किस होता है, 1 के इक्वल होता है, cos पाई -1 के इक्वल होता है,
cos 2 पाई, 0 cos 0 cos पाई cos 2 पाई cos 3 पाई cos 4 पाई, इन सब की वैल्यू जो होती है वो +1 और -1 होती है, +1 -1। जैसे cos 0 की वैल्यू जो होती है वो +1, cos पाई की होती है -1। तो इसी तरीके से हमारे पास इसका मतलब शॉर्ट में लिखूंगा मैं cos n पाई लिखूंगा मैं, क्योंकि n की वैल्यू जो हमारे पास यहां पर होगी वो 0 से लेकर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6। तो ये जो हमारे पास है इनकी वैल्यू जो होगी, जैसे cos n की जगह पर 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 के इक्वल होता है, n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो cos पाई की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। तो इसका मतलब हमारे पास शॉर्ट में जर्नल में लिखेंगे cos n पाई, cos कैंसिल आउट हो जाएगा और इसके बाद हमारा पाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर आपके पास आ रहा है μ1 माइनस μ2 इंटू टी, दैट इज इक्वल टू आपके पास यहां पर सिर्फ और सिर्फ n रहा। अब t टाइम यहां से निकाल सकता हूं मैं, n डिवाइडेड बाय μ1 माइनस μ2। ये आपके पास क्या है, ये टाइम निकाला मैंने, ये वो टाइम, यहां से मैं टाइम निकाल सकता हूं, यहां से मैं वो टाइम निकाल सकता हूं जहां पर साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यहां पर देखिए साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। इंटेंसिटी मैक्सिमम कहां पर होती है, जहां पर हमारे पास क्या होता है, जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। तो यहां पर भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, यहां पर भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, यहां पर भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। अब वो टाइम्स निकाल सकता हूं, टाइम्स एट विच द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, वो टाइम्स निकाल सकता हूं मैं, टाइम्स एट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, वो टाइम हम निकाल सकते हैं। अब वो टाइम क्या निकाल सकते हैं, वो टाइम अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं जहां पर हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम होता है। पहला टाइम हम ले लेंगे, पहला टाइम हम कौन सा ले लेंगे, n इज इक्वल टू 0, 0 से ही हम पुट कर सकते हैं। तो पहला टाइम t1, जब n 0 पुट करोगे आप तो 0 डिवाइड बाई μ1 माइनस μ2 दैट इज 0। दूसरा टाइम, सेकेंड टाइम t2 हम ले लेंगे। हम अब क्या पुट करेंगे, हम n की जगह पर 1 पुट, क्योंकि पहले हमने n 0 पुट किया, अब n क्या पुट करेंगे, अब n पुट करेंगे हम 1, पहले 0 पुट किया, अब 1 पुट करेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई μ1 माइनस μ2। ये हमारे पास पहला टाइम आया जहां पर हमारे पास साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और दूसरा टाइम आपके पास ये आ रहा है, दूसरा टाइम भी आपके पास ये आ रहा है जिस टाइम हमारे पास साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। तीसरा टाइम भी हम निकाल सकते हैं, फिर हम n की जगह पर क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। पहले टाइम में हमारे पास n0 था, अब हम उसके बाद n1, उसके बाद n2 पुट करेंगे तो फिर आएगा 2 डिवाइड बाई μ1 माइनस μ2, वो हमारे पास तीसरा टाइम होगा जहां पर हमारे पास साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। ये हमने निकाला टाइम्स एट विच एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। अब हम निकाल सकते हैं, अब क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पास करके इसको आप नोट करोगे, आप पास करके इसको नोट करके अब हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ये तो हमने टाइम्स निकाला जहां पर आपके पास साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। अब वो टाइम इंटरवल निकाल सकते हैं, टाइम इंटरवल बिटवीन टू मैक्सिमा, जहां पर एक मैक्सिमा यहां पर मिला, यहां पर एक मैक्सिमा यहां पर मिला, तो एक मैक्सिमा के बीच, एक मैक्सिमा और दूसरे मैक्सिमा के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो टाइम इंटरवल हम निकाल सकते हैं। टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा हम कहेंगे, सक्सेसिव मैक्सिमा हो जहां पर आपके पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगी, तो वो किसके इक्वल होगा, उसको हम t से रिप्रेजेंट करेंगे, वो किसके होगा, वो t2 माइनस t1 के इक्वल होगा, जहां पर आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। तो देखिए यहां पर आपके पास वो निकाल सकते हैं, t2 कितना है आपके पास, t2 आपने निकाला 1/μ1 माइनस μ2, 1/μ1 माइनस μ2, ये आपके पास क्या है, t2 है, माइनस t1 कितना है आपके पास, 0 है। तो देखिए यहां पर हमने निकाला 1/μ1 माइनस μ2 में से 0 निकाल देंगे तो ये हमने टाइम इंटरवल निकाला। टाइम इंटरवल आपके पास कितना आ रहा है, 1/μ1 माइनस μ2 आपके पास आ रहा है। ये टाइम इंटरवल आ रहा है आपके पास दो मैक्सिमा के बीच में, ये एक मैक्सिमा यहां पर है, एक मैक्सिमा यहां पर है, दो सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच में टाइम कितना लगेगा, यहां से लेकर पहले मैक्सिमा यहां पर आया, उसके बाद दूसरा मैक्सिमा यहां पर आया, तो इन दो मैक्सिमा के बीच में कितना टाइम आपके पास आ रहा है, दैट इज 1/μ1 माइनस μ2। अब हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं कि हमारे पास एक सेकंड्स में कितने मैक्सिमा आते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा की फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमा की जब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हम, तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी होता है इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, ये निकाला ना हमने टाइम पीरियड, तो इसका इनवर्स क्या होगा, μ2 माइनस μ1। तो ये हमने मैक्सिमा की फ्रीक्वेंसी निकाली, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। अब हम मिनिमा पर जाएंगे। हम मिनिमा हो गया, ये हमारे पास यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो मिनिमा पर जब जाएंगे हम, मिनिमा में एम्पलीट्यूड क्या होता है, पास करके इसको आप नोट करो। आप मिनिमा पर जब जाएंगे हम, तो मिनिमा में हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वो 0 होता है। इसका मतलब हमारे पास cos पाई μ1 माइनस μ2 t की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ये पूरा जो हमारा, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, तो cos ये थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब हमारे पास cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, cos पाई बाई 2 भी 0 के इक्वल होता है, cos 3 पाई बाई 2 भी 0 के इक्वल होता है, cos 5 पाई बाई 2 भी 0 के इक्वल होता है। तो इसको इन जनरल में ऐसे लिख सकता हूं मैं, 2n cos 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई जनरल में। क्योंकि देखो आप यहां पर अगर मैं क्या पुट करूंगा, n अगर 0 पुट करूंगा मैं, तो 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई की 0, तो क्या आएगा 1 बाई 2, इसका मतलब पाई बाई 2 आएगा। cos पाई बाई 2 भी किस इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अब देखिए n 1 पुट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 हो गया 3, 3 बाई 2, 3 बाई 2 पाई, इसका मतलब 3 पाई बाई 2 आएगा। तो 3 पाई बाई 2 भी 0 के इक्वल होता है। तो n की वैल्यू 0 से आप पुट करते जाओ, आप n0 n1 n2 n3, तो n की वैल्यू पुट करके आपके पास जो भी वैल्यूज आपके पास फिर पाई की आएंगी, cos उस पाई की आएंगी, वो 0 के इक्वल होंगी। तो इसलिए यहां पर cos कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर फिर से मैं μ1 माइनस μ2 इंटू टी दैट इज इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है। यहां से मैं फिर से टाइम निकाल सकता हूं मैं, ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस μ1 माइनस μ2 आपके पास आ रहा है। तो ये हमने टाइम निकाला, मिनिमा के लिए हमने टाइम निकाला। ये क्या किया हमने, ये हमने मिनिमा के लिए टाइम निकाला। तो मिनिमा के लिए ये हमारे पास क्या है, जहां पर इंटेंसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है, जहां पर एम्पलीट्यूड 0 होता है, यहां पर एम्पलीट्यूड 0 होता है। तो वो टाइम्स भी निकाल सकता हूं मैं, टाइम्स एट एम्पलीट्यूड इज 0, वो टाइम्स भी आप निकाल सकता हूं मैं। तो देखिए पहला टाइम t1, पहले टाइम में 0, n की जगह पर 0 पुट करूंगा मैं, तो क्या आएगा 0 इंटू 2 हो गया 0, ऊपर क्या बचेगा 1, 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस μ1 माइनस μ2। ये पहला टाइम आपके पास आया जहां पर आपके पास एम्पलीट्यूड हो क्या होगा 0 होगा। आप दूसरा टाइम भी निकाल सकता हूं t2 में। अब पहले n मैंने 0 पुट किया, अब n में 1 पुट करूंगा, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 हो गया 3, तो 3 डिवाइडेड बाई ट्वाइस μ1 माइनस μ2। ये आपके पास आया दूसरा टाइम जहां पर साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी, एम्पलीट्यूड जहां पर क्या होगा 0 होगा। तो ये पहला टाइम t1, ये दूसरा टाइम t2 जहां पर आपके पास साउंड की इंटेंसिटी मिनिमम होगी। तीसरा टाइम भी निकाल सकते हो आप n, अब मैंने पहले 0 पुट किया n की जगह पर, अब उसके बाद 1 पुट किया, आप 2 पुट कर सकते हो आप, तो काफी है, मैंने 2 टाइम्स निकाले। अब इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं टाइम इंटरवल बिटवीन 2 मिनिमा, यहां से लेकर यहां तक। पहला एक मिनिमा यहां पर आया जहां पर एम्पलीट्यूड 0 है, दूसरा मिनिमा यहां पर आया, तो यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम है, वो टाइम इंटरवल हम निकाल सकते हैं। टाइम इंटरवल बिटवीन 2 मिनिमा, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 मिनिमा, 2 मिनिमा के बीच में टाइम इंटरवल, तो वो किस इक्वल होगा, वो t2 माइनस t1 के इक्वल होगा। t2 किसके इक्वल है, ये निकाला मैंने t2, 3 2 μ1 माइनस μ2। t1 किसके इक्वल है, 1 अपान ट्वाइस μ1 माइनस μ2, ये आपने निकाला। तो देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, ट्वाइस μ1 माइनस μ2, ट्वाइस μ1 माइनस μ2, फिर एलसीएम निकलेगा तो 3 माइनस 1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 डिवाइडेड बाई ट्वाइस μ1 माइनस μ2।
टू गेट कैंसल, टी इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा 1 डिवाइड बाई μ1 माइनस μ2। इसका मतलब टाइम इंटरवल यहां पर भी उतना ही आया जितना हम मैक्सिमम में आया था। यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम लगेगा हमारे पास दो सक्सेसिव मिनिमा के बीच में, कितना टाइम लगता है हमारे पास 1 अपान μ1 माइनस μ2। फ्रीक्वेंसी भी अब निकाल सकते हैं हम, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिनिमा की हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो मिनिमा की फ्रीक्वेंसी किस इक्वल होगी, मिनिमा की फ्रीक्वेंसी अगर निकालेंगे हम तो वो हमारे पास क्या होगा, इनवर्स ऑफ दिस टाइम पीरियड। तो इनवर्स इसका उल्टा होगा, तो μ1 माइनस μ2 फिर से आपके पास आ रहा है, इसको बी ले लेंगे। तो देखिए मिनिमा की फ्रीक्वेंसी भी उतनी आई μ1 माइनस μ2, और मैक्सिमा की फ्रीक्वेंसी भी जो हमने इक्वेशन ए ली थी उसमें भी देखो आप मैक्सिमा की फ्रीक्वेंसी भी उतनी आई थी μ1 माइनस μ2। इसका मतलब हमारे पास क्या है, जितने हमारे पास एक सेकंड्स में ये मिनिमा बनते हैं जहां पर एम्पलीट्यूड 0 होता है, देखिए यहां पर 1 2 3, ये वाला हम नहीं गिनते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास है, ये थोड़ी होता है, यहां पर मिनिमा आपको नहीं मिलेगा। यहां पर देखिए 3 मिनिमा आपको मिल रहे हैं। तो जितने हमारे पास एक सेकंड्स में 3 मिनिमा, अगर हमारे पास एक सेकंड्स में 3 मिनिमा आ रहे हैं तो एक सेकंड्स में 3 ही मैक्सिमा भी आएंगे, समझे आप, क्लियर आपको। तो इसका मतलब ये हमारे पास मिनिमा की फ्रीक्वेंसी है, मिनिमा की फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ मिनिमा पर सेकंड, एक सेकंड में कितने मिनिमा आ रहे हैं, एक सेकंड में कितने मैक्सिमा आ रहे हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन बी है जिसमें हमने देखा एक सेकंड में कितने मिनिमा आ रहे हैं। इक्वेशन ए भी हमारे पास जो थी पीछे जो हमने की, हमने देखा एक सेकंड में आपके पास कितने मैक्सिमा आए। तो मिनिमा भी उतने ही आए आपके पास और मैक्सिमा भी इतने ही आए। इन्हीं को कहा जाता है इक्वेशन ए और बी, इक्वेशन ए और बी, ए को और बी को, इसी को कहा जाता है बीट फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब बीट फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आ रही है, जो बीट फ्रीक्वेंसी जितनी हमारे पास फ्रीक्वेंसी मिनिमा की है, जितनी हमारे पास मैक्सिमा की है, उतनी हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी भी आ रही है, μ1 माइनस μ2 आपके पास बीट फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो ये जो हमारे पास जो है, हमने बीट फ्रीक्वेंसी को भी निकाला कि हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड्स। ये हमारे पास जो है, जैसे ये एक बीट बना, ये दूसरा बीट, ये तीसरा बीट, हम कहेंगे डाउन डाउन डाउन, एक सेकंड्स में हमारे पास ये कितने बन रहे हैं, समझे आप, नंबर ऑफ, इसी को कहा जाता है नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड। तो हमने बीट फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट किया। तो देखो इसमें अगर आप देखोगे आप, तो यहां पर हमारे पास ये बीट कहां पर यूज होता है, मैंने कहा आपको ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है, ट्यूनिंग के लिए बीट्स का यूज होता है, या इसको यूज किया जाता है हमारे पास जो है डेंजरस गैसेस को डिटेक्ट करने के लिए, किसी माइंस में, बहुत सारी माइंस में, बड़ी बड़ी माइंस में डेंजरस गैसेस को डिटेक्ट करने के लिए बीट्स का यूज में लाया जाता है। तो ये हमारा बीट्स का टॉपिक था। ओके, गुड बाय।